सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम क्षितिज काव्यखंड में बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का अध्ययन करेंगे। इसके कवि राजेश जोशी जी हैं। इन्होंने कविताओं के अतिरिक्त कहानियां, नाटक, लेख आदि भी लिखे हैं। इन्होंने लघु फिल्मों के लिए पटकथाएं भी लिखी। इन्हें अनेक पुरस्कारों के साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जोशी जी की कविताएं गहन सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। उनमें आत्मीयता और लयात्मकता विद्यमान है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों के बचपन छिन जाने की पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि उस सामाजिक व आर्थिक असमानता तथा विडंबना की ओर संकेत करते हैं जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग, उल्लास तथा सुख सुविधाओं से वंचित हैं। तो आइए पढ़ते हैं कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि लिखते हैं कि सर्दी का मौसम है, बहुत ठंड पड़ रही है और सड़क पर कोहरा छाया हुआ है। लेकिन इतनी ठंड में भी जहां पर कुछ बच्चे अपने गर्म कमरों में गर्म कपड़े पहनकर रजाई कंबल में आराम से बैठे हैं, या कुछ बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय गए हुए हैं, ऐसे मौसम में भी कुछ बच्चे इस कोहरे से भरी हुई सड़क पर जाने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं और वे काम करने जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। कवि कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये हमारे समय की मतलब आधुनिक समय की, तो आधुनिक समय के लिए ये सबसे भयंकर पंक्ति है। और उससे भी भयंकर क्या है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। विवरण किसी घटना का विवरण प्रस्तुत करना। जैसे हम इसी घटना का विवरण प्रस्तुत करें कि कुछ बच्चे कोहरे में ठंड से कांपते हुए सड़क पर जा रहे हैं काम करने के लिए। उनमें कोई 8 साल का है, कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, और कोई बच्चा ढाबे पर जाएगा काम करने, कोई चाय की दुकान पर जाएगा, कोई ठेला लगाएगा। तो ये एक विवरण है। तो कवि कहते हैं कि इस पंक्ति को विवरण की तरह लिखा जाना बड़ा ही डरावना है, भयानक है। तो फिर इसे कैसे लिखा जाना चाहिए? इसे एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए, अर्थात इसे प्रश्नात्मक रूप में लिखा जाना चाहिए। कैसे? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? समाज से और सरकार से कवि ये प्रश्न कर रहा है कि आखिर ऐसी क्या विवशता है कि ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। उसके बाद कवि स्वयं ही इसके उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? कवि कहते हैं कि जिन गेंदों से बच्चे खेलते हैं और खेलते हुए ऊपर उछालते हैं, तो क्या सारी की सारी वो गेंद अंतरिक्ष में ही रह गई, आकाश में ही रह गई, वो वापस नीचे नहीं आई, अर्थात खत्म हो गई? और क्या दीमकों ने खा लिया? दीमक एक कीड़ा होता है जो लकड़ी को भी नष्ट कर देता है और कागज को भी नष्ट कर देता है। तो क्या दीमक नामक कीड़े ने सारी ही रंग बिरंगी किताबों को खा लिया है? रंग बिरंगी किताबें यहाँ कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी पुस्तकें कलरफुल होती हैं। तो क्या उनकी सारी की सारी किताबें नष्ट हो गई हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? काले पहाड़ से तात्पर्य है शोषक वर्ग, पूंजीवादी जो वर्ग है, जो समाज का शोषण करता है, अत्याचार करता है और अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। तो कवि कहते हैं कि क्या काले पहाड़ रूपी जो शोषक वर्ग है उसके नीचे सारे खिलौने दब गए हैं? उसने बच्चों के हाथ से खिलौने छीन लिए हैं और उनके बचपन को नष्ट करके उन्हें काम करने के लिए विवश किया है। या किसी भूकंप में सारी की सारी जो मदरसों की इमारतें हैं, मदरसों की इमारतें मतलब विद्यालय के जो भवन हैं, स्कूल बिल्डिंग्स हैं, वो ढह गई माने गिर गई हैं। क्या किसी भूकंप में सारे के सारे विद्यालय नष्ट हो गए हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? बच्चे कहाँ खेलते हैं? जब छोटे होते हैं तो घर के आंगन में खेलते हैं, कुछ और बड़े होते हैं तो जो आसपास पार्क होते हैं वहां खेलने जाते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर खेल के मैदान में जाते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि क्या अचानक से एकदम से ही घर के आंगन, पार्क, बगीचे, मैदान सबके सब नष्ट हो गए हैं जो इन बच्चों को काम पर जाना
पड़ रहा है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। और यदि ऐसा है कि ये सारी चीजें नष्ट हो गई हैं, तो फिर तो दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि यदि बच्चे खेलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, खुशी से नहीं रहेंगे, उनके जीवन में कोई उमंग नहीं होगी, कोई उल्लास नहीं होगा, तो फिर तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। और जब जीवन का अर्थ नहीं रहेगा, तो वे बच्चे न विकास कर पाएंगे अपना, और न ही विकास कर पाएंगे समाज का। तो ये दुनिया विकास से वंचित हो जाएगी। यदि इस प्रकार से है, तो फिर दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। और कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। और यदि वास्तव में ऐसा होता, कैसा कि बिल्डिंग, पुस्तकें, खिलौने, पार्क, आंगन सब नष्ट हो गए होते, तो कितना बुरा होता। लेकिन उससे भी बुरा क्या है, भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल हैं। हस्ब मामूल कहते हैं यथावत, उसी प्रकार, एज इट इज, विद्यमान। कि उससे भी ज्यादा भयंकर तो ये बात है कि ये सारी की सारी चीजें दुनिया में मौजूद हैं, विद्यमान हैं। विद्यालय भी हैं, पार्क भी हैं, घर के आंगन भी हैं, खिलौने भी हैं, पुस्तकें भी हैं, सारी की सारी चीजें विद्यमान हैं। फिर भी दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। सब चीजें विद्यमान होने के उपरांत भी दुनिया की हजारों सड़कें ऐसी हैं जहां से छोटे छोटे बच्चे काम करने के लिए जाते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से समाज और सरकार दोनों का ही ध्यान बाल श्रम की ओर आकर्षित करना चाहता है, और उनके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा है कि आखिर ये बच्चे काम पर जा ही क्यों रहे हैं। अर्थात समाज को और सरकार को इस गंभीर विषय पर ध्यान देना चाहिए, और इन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसी प्रश्न के, इसी समस्या के साथ कवि समाज को जागृत कर रहा है बाल श्रम के प्रति। तो इस प्रकार से इस कविता का भावार्थ मैंने स्पष्ट कर दिया। इसके विषय में आपको कुछ भी कहना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।